अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हमास के तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में इसराइली हलाकतों की तादाद 900 हो चुकी है, जबकि गजा पर 4 रोज से जारी बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद भी 700 से तजावुज कर गई है, जिनमें 150 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल हैं। हमास ने मुबैना तौर पर हफ्ते के आखिर में इसराइल पर अपने अचानक हमले में तकरीबन 150 अफराद को अगवा कर लिया था और धमकी यह दी गई थी कि अगर बगैर किसी वार्निंग के इसराइली फ़िज़ाई हमलों के जरिए गजा के रिहायशियों को निशाना बनाने का सिलसिला ना रुका तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। हमास का ये जो मौक़िफ़ है ये इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी मुकम्मल मुहासरा किए जाने के बाद सामने आई, जबकि मुहासरे के नतीजे में खुराक, पानी, बिजली सब कुछ उसकी सप्लाई मुनक़ते हो चुकी है, जिससे मायूसी काफ़ी बढ़ चुकी है। सूरत हाल जो है वो मखदूश हो चुके हैं, खदशात जन्म लेने लगे हैं। इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क के बकौल इसराइल का गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा जो है इससे शहरी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी अशिया से महरूम हो जाएंगे। आलमी कानून के तहत ये ममनू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के तर्जुमान ने जिनीवा में जो ब्रीफिंग दी, उनके बकौल गजा में जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 2 लाख अफराद या तकरीबन 10% आबादी अपने घर बार छोड़ चुकी है, जबकि नाकाबंदी की वजह से पानी और बिजली की शदीद किल्लत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हफ्ते के आखिर से अब तक गजा की पट्टी में वाक़ मराकज़ सेहत जो हैं उन पर 13 हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। वहाँ ज़ख़ीरा शुदा तिब्बी सामान पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। आलमी इदारे सेहत ने गजा की पट्टी के अंदर और बाहर इंसानी राहदारी कायम करने और तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया है। इसराइल का दावा है कि उसने गजा की सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया और वहाँ बारूदी सुरंगें इस वक्त बिछाई जा रही हैं, जहाँ हमास ने अपनी कार्रवाई के दौरान बाढ़ को गिरा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली बमबारी में जो अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं, मसाजिद हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सड़कें और मकानात भी तबाह किए जा रहे हैं। इसराइल ने निजी जो फ़लस्तीनी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है उसके हेडक्वार्टर पर भी बमबारी की है, जिससे लैंडलाइन टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज शदीद मुतासर हुई हैं गजा में। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उनके बकौल सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक और देरपा अमन के लिए साथ खड़ा है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी को भी टेलीफोन करके गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब इसराइल को हर साल 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद फराहम करने वाले और इसके मजबूत इत्तेहादी मुल्क अमरीका के मुताबिक वो इसराइल को फ़िज़ाई दिफा, गोलाबारी और दीगर सिक्योरिटी इमदाद की ताज़ा खेप भेज रहा है। अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया है कि वो बहरान में मुलविस ना हो। अमेरिका नहीं चाहता कि तनाज़ा मजीद बढ़े। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने अपने हमरा जो ब्रसल्स उनके साथ जर्नलिस्ट जा रहे थे उन्हें बताया कि हम बहुत मजबूत पैगाम देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इसका दायरा कार लड़ाई का वसी हो, और ये ख्याल ईरान के लिए है कि ये पैगाम वाज़े तौर पर उन तक पहुँच जाए। ईरान ने हमास के हमले की तारीफ़ तो की है, लेकिन इसमें किसी किस्म के मुलविस होने की जो है वो तरदीद करता आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के बकौल इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलविस नहीं है। टीवी पर अपने खिताब में उनका कहना था कि जिसने सिहोनी रियासत पर हमला किया हम उनके हाथ चूमते हैं। दूसरी जानिब हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। इटली, थाईलैंड, यूक्रेन समेत दीगर हुकूमतों के मुताबिक हमास के हमलों में उनके शहरी भी मारे गए हैं। हलाक होने वालों में 11 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं, जबकि खदशा है कि यरगमाल बनाए गए अफराद में भी अमरीकी शहरी शामिल हैं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उनके तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दोआन ने हमास और इसराइल से फौरी तौर पर तशद्दुद बंद करने और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिदुल कदूमी हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर खालिदुल कदूमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त गजा की क्या सूरत हाल है। हम तो सिर्फ ये खबरें सुन रहे हैं कि हर तरफ से जो है गजा को सीज कर दिया गया है। आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब, मुझे इस प्रोग्राम में ले लिया है। और
अभी सूरत हाल है कि 2 घंटा पहले के मैदानी रिपोर्ट मुझे मिला है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलते रहें। हाँ, कि एक जगह एक और शायद है कि गजा के नेबरहुड में हमारा के मकबूज फिलिस्तीन के अंदर है, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अंदर एक सेटलमेंट है कि हमारा अभी उधर मुजाहिदीन कॉन्फ्रंटेशन के हालत में है, दुश्मन के सामने है। और उसी तरीका से तकरीबन के हर्सीलिया में, जलीलियाम में, कफार शमरियाहू, जलीलोत, रमान हशरोन व तेल अवीव और एरकोन में, ये सारी सारी नेम्स है अनफॉर्चुनेटली के दुश्मन ने हमारे शहरों को तब्दील कर दिया और इसका आइडेंटिटी को तब्दील करके इन्होंने अपना तरफ से कोई इब्रानी नाम रखकर वहां इसराइलियों को आबाद कर दिया और हमारा जमीन को गस्ब कर दिया। अब हमारा मुजाहिदीन रॉकेट के थ्रू से नया स्टेज हमारा जंग का शुरू आगाज कर दिया है, लॉन्ग रेंज रॉकेट है, और वहां का इस सेटलमेंट को हदफ करार दे दिया है। अभी इजरायली आर्मी ये बता रहा है कि वो एक तर्स है कि वो हमास के ड्रोन या ग्लाइडर्स दोबारा सेटलमेंट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इजरायली सफीर, इजरायली दुश्मन के सफीर यूनाइटेड नेशन में एक इंटरव्यू के अंदर है, वो कंफर्म कर रहे हैं कि 100 से लेकर 150 इजरायली सोल्जर हैं तहरीक मुजाहमत के हाथ में है। और ये भी बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुजाहिदीन ने इस तूफान अल-अक्सा को शुरू करते हुए हैं क़िबला अव्वल मुसलमान के ज़हन में रखे, हमारा मुक़द्दसात और होली श्राइन के ज़हन में रखे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त अवाम गज़ा में, ठीक है, इस वक्त कितने इस्राएली सोल्जर्स और कितने शहरी जो हैं वो हमास के कब्जे में है या बाकी जो एक और तंजीम है उनके पास हैं? देखिए ये शहरी का जो लफ्ज है कि ये जरूरी है कि ऑडियंस को आपका के पता चल जाए। दे आर सेटलर्स। सेटलर्स का मतलब है यानी तो इस्राएली है दुनिया से आकर, कोई अमरीकी है, कोई जर्मन है, वो आकर है इस्राएली नेशनलिटी को लेकर हमारा जमीन के ऊपर इजरायली गवर्नमेंट इसको आबाद कर दिया है एक प्रोजेक्ट के अंदर है जिसको कहते हैं सेटलमेंट। ये इस्राएली सेटलमेंट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है, ये ऑक्यूपेशन का एक हिस्सा है, ये साम्राज्य का एक हिस्सा है। लिजा के ये शहरी कहते वक्त है ये वेरी वेल इक्विप्ड, इनके पास हथियार भी है, इनके पास ट्रेनिंग भी है। हमारा वेस्ट बैंक में जाकर हमारा जमीनों को जला लेते हैं, वो भी अपना आर्मी की हिरासत में मस्जिद उल अक्सा के अंदर जाकर इसका भी हरमती भी करते हैं हजारों की तादाद में, और वो इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा कि हम जब शहरी कहते हैं कि उसमें बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए। दूसरी बात है कि फिगर के लिहाज से कोई अभी कयोटिक पोजीशन में कोई सही फिगर नहीं है, लेकिन इजरायली ज़राया के ऑफिशियल स्टेटमेंट से आर्मी और गवर्नमेंट का, हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो 750 सोल्जर्स और नॉन मिलिट्री मेंबर्स ऑफ इजरायली सोसाइटी इनसाइड द सेटलमेंट वो लापता है कि वो अलग है कि जो 600 से जायद हलाकत में है, who has been killed by the resistance troops। ये तकरीबन है कि फिगर्स है। और दूसरी तरफ से अनफॉर्चुनेटली ये जो दुश्मन है बुज़दिल है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सिविलियन से बदला लेते हैं, हमारा मासूम छोटे छोटे बच्चों को घरों में इनको शहीद कर देते हैं। कल 10 बजे रात को हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा 700 शहीद अभी कुर्बानी दिया, और साथ उनमें से 140 किड्स है और 105 वुमेन है। ठीक है। अच्छा
ये सूरत हाल है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज सुन रहे हैं। एक्चुअली दूसरा प्रोग्राम भी शुरू होने वाले हैं। बस तो मुझे आखिरी अगर आप मुझे ये जवाब दे दें कि जंग बंदी के क्या इम्कानात हैं अगर आपको अप्रोच किया जाए, और अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है इस टॉपिक पे। अभी हम मैदान में हैं। अभी इजराइल और अमेरिका हमारे अवाम से, हमारे मासूम बच्चों से बहुत ज्यादा शहादतें हैं, कुर्बानियां हैं, इसीलिए कि अभी कोई ऐसे प्रोसेस नहीं है और ना ही शुरू हुआ। नहीं तो कोई सालसी वगैरह कोई क्या ये जो मगवी हैं, ये जो यरगमाली हैं आपके पास, इन्हें किन शराइत पर छोड़ा जा सकता है? आपकी शराइत क्या है? भाई हमारे पास 4000 फलस्तीनी लीडर्स है, जिनमें से हमारे बहनें हैं भी, हमारे बच्चे भी हैं, इजरायली जेल के अंदर है। उसका क्या करना हमने? तो वो अगर ये ना होता है, ये कभी भी आजादी का खुशबू नहीं सूंघेंगे। वो इसके बारे में अभी कोई ऐसे प्लान नहीं है, लेकिन मंत्र की रैशनल बात है, ऑब्जेक्टिव बात है। हमारा लीडरशिप मुकावमत का, तहरीक मुजामत, कल इनका स्पोक्समैन है अबू उबैदा ने खुले अल्फाज में हमारा प्रिजनर्स को खुशखबरी दिया कि अभी हमारा हाथ खुल है और उन चीजों में से जो इनके आजादी का, खुशखबरी का नजदीक कर देगा। अच्छा, हमास के जो सिपाही या जंगजू जो हैं, जो कि इस्राइल चले गए थे पैराग्लाइड करके या समंदर के जरिए या जमीन के जरिए, उनमें से कितने लोग जो हैं वो अभी तक वहां पर मौजूद हैं जिनको ना इस्राइली फौजी कैप्चर कर पाए और वो लड़ रहे हैं अभी तक? जी तो वो इनकी तादाद हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने से पहले जो आया हुआ है कि हमारे मुजाहिदीन ने एक एम्बुश किया है कि इजरायली सोल्जर्स के खिलाफ है। मिस्काईम के अंदर है, एक सेटलमेंट है, इजरायली सेटलमेंट है, और खबरें अभी आई जा रहे हैं। ठीक, अगर आप इजाजत दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इस्राइल ईरान पर मुसलसल इल्जाम लगाता रहा है कि इस हमले में ईरान भी मुलव्विस है। जितना ये ईरान तो खैर तरदीद इसकी करती आए हैं, आपसे सुनना चाहेंगे कि आप किसी मुल्क ने आपकी मदद की है इंक्लूडिंग ईरान? देखिए, ये जो ऑपरेशन है तूफान अल-अक्सा, प्योर पैलेस्टीनियन सिग्नेचर के साथ हमने आगाज कर दिया। ये बताते चलूं कि साथ साथ ये भी ध्यान में रखना, ईरान और हमारा दोस्त दुनिया में हमारा साथ है, पहले से भी अभी भी है। लेकिन ये जो जंग है, ये तूफान अल-अक्सा प्योरली पैलेस्टीनियन डिजाइन और पैलेस्टीनियन एक्शन है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिदुल क़दूमी, हमास के तर्जुमान नाज़रीन मौजूद थे। आपने सुना कि उनका अभी भी दावा यह है कि 100-150 जो इस्राएली फौजी हैं, सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, वो हमास ने यरगमाल बनाए हुए हैं। और जब तक फ़लस्तीन की जेलों में कैद जो फ़लस्तीनी शहरी हैं, उनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, जब तक उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा तो इस्राएली जो कैदी इस वक्त फ़ौजी कैदी हैं उन्हें हमास छोड़ने के लिए नहीं तैयार। साथ में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात ये भी की कि जंगबंदी की अभी कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई इस वक्त सालसी कर रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा का किस तरह से मुहासरा किया गया है, सीधा सीधा इस्राएली जो जेट्स हैं वो सीधा सीधा फ़लस्तीनी बच्चों को, ख़वातीन को उसमें निशाना बनाया जा रहा है। हमास की क़यादत को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा जो कैजुअल्टीज़ हैं वो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं। तो वक्त हुए चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के दो नामवर और सीनियर सहाफ़ी, मुजीबुर रहमान शामी साहब, कॉलमिस्ट भी हैं, आसमा शिराजी साहिबा BBC के लिए भी लिखती हैं, अपना शो भी करती हैं। शामी साहब, आपसे शुरू करूंगा। पहले तो गुज़श्ता रात आप भी वहाँ पे मौजूद थे, हम भी थे, जो प्राइम मिनिस्टर के टेकर प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज से लेकर काफ़ी तफसीली वो नशिस्त थी।
क्या आपको लगता है उनकी बातों से कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो निगरान सेटअप है, वो इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते के कराने के मूड में है और शफाफ और साफ इलेक्शन आपको नजर आते दिख रहे हैं? देखें, उनके मूड से तो नजर आता है कि उनका इक़्तिदार से चिमटे रहने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू की, हर बात सुनी और हर बात का जवाब भी दिया, और बात बातें तलखी थी जिसका उन्होंने बड़ी इत्मीनान से, आराम से उनका सामना किया। मगर इलेक्शन की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल नहीं की। यानी इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है जी, और उनका काम मुआवनत करना है और इंतजामिया को एक दुरुस्त सम्त पे रखना है। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन होते रहे हैं, इंशाल्लाह उसी तरह का इलेक्शन होगा। कोई पाकिस्तान में आप ये ना तवक्को करें कि कोई वो बहुत पता नहीं क्या क्या मामलात होंगे, क्या क्या इक़दाम होंगे। जिस तरह हमारी सियासत है, जिस तरह हमारी सियासी जमातें हैं, जिस तरह का उनका कल्चर है, जिस तरह वो इल्ज़ाम तराशी की आदी हैं, और जिस तरीके से वोटर्स जो हैं उनके साथ मामला किया जाता रहा है, तो उसी तरह का इलेक्शन वो भी करा देंगे, काबिल कबूल होगा। और पाकिस्तान का हर इलेक्शन जो है 1970 के इलेक्शन के अलावा उस पर एतराज तो होता रहा है, लेकिन हर इलेक्शन को तमाम सियासी जमातों ने कबूल किया है। आप देखें जो 2018 का इंतखाब है उसमें भी मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी बहुत कुछ कहते रहे, और हमारे जो बिलावल भुट्टो हैं वो सिलेक्टेड की रट भी लगाते रहे जी, लेकिन सारे जो है वहां बैठे भी रहे, और लीडर ऑफ दी अपोजिशन रहे शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हुकूमत जो थी उसके मुकाबले में अपनी अपोजिशन जो थी और उसको कायम किया। तो ये जो है अब हमारे यहाँ इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाना ये सियासतदानों का गोया मशगला बन चुका है। तो इस तरह का मशगला अगर वो करेंगे तो इल्जाम लगाएंगे, तो मेरा ख्याल वजीर आजम को, जो निगरान वजीर आजम है, उनको कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन कोई संगीन खिलाफ वर्जी हो, कोई अदारा जाती मदाखलत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आसमा शिराजी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तहरीक इंसाफ भी मांग रही है, पीपल्स पार्टी भी मांग रही है, और कल रात जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात थी, आप उसमें मौजूद थी, उसमें भी ये सवालात जो हैं बार बार हुए। शामी साहब से भी यही सवाल था, तकरीबन वही सवाल आपसे कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड दो बड़ी जमातों का गिला है, क्या काकड़ साहब जो हैं आपको लगा कि वो इस बारे में उनका भी एक कंसर्न है, या उसको ये कंसर्न अगर है भी तो वो एड्रेस करने की पोजीशन में है इस कंसर्न को? देखिए, काकड़ साहब ने बहुत तफसील से इसका जवाब दिया। जो शामी साहब का कंसर्न था उनका ट्रायल के हवाले से था। मैंने उन ज़िमनी सवाल पूछा था कि ट्रायल भी और उसके साथ साथ जो है वो इंतखाबात की शफाफियत, दोनों के ऊपर सवालात हैं। तो ट्रायल की जो शफाफियत है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उस पर जाहिर है कि निगरान सेटअप जो है वो उसका जिम्मेदार है और होना चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन की शफाफियत है उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है उसको जिम्मेदार होना चाहिए। तो देखिए, उनको काकड़ साहब एक बड़ी कन्विक्शन के साथ बात करते हैं कि तमाम इंतखाबात जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालात रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है कि सवालात जरूर रहे, लेकिन ये कब तक सवालात रहेंगे। मसलन ये कि 2018 के अंदर जो दीगर जमातें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी समेत जो इत्तेहाद था, मौलाना फजल रहमान साहब वो सवालात कर रहे थे, और अगर वो इंतखाबात अब 2024 में होंगे
तो उसके बाद इमरान खान साहब या उनकी जमात जो है वो उसके बाद वो एतराज करती हुई क्या नजर आएगी। तो क्या ये दायरों का सफर है जो कि होता रहेगा? तो इस पे उनका कहना था कि देखिए ये तो एक पूरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मगर असल सवाल ये है आदिल कि इलेक्शंस को अगर होना है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तरीके से होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की कंप्लेंट करती नजर आ रही है कि वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके मुखालिफिन के फेवर में ज्यादा नजर आती है, जो कि उनका इल्जाम है, और अगर पाकिस्तान तहरीक कहती है ये कहेगी, तो ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं ये सुनना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। सवाल वही है कि 2018 के अंदर क्या जो एक सियासी जमात थी उसके लिए फेवरेटिज्म नजर आ रहा था, तो क्या इस वक्त जो है वो दूसरी सियासी जमात के लिए फेवरेटिज्म जो है वो नजर आ रहा है? तो ये वो कुछ सवालात हैं बुनियादी जो कि इलेक्शन से पहले तय होने चाहिए। और अगर ट्रांसपेरेंट है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी है, ट्रायल जो है वो अदालतें कर रही हैं और उसके अंदर भी फेयर तरीके से चीजें चल रही हैं, तो ये नजर भी आना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ हो भी रहा है तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा ऑन ग्राउंड? इसकी जो शफाफियत है उसके ऊपर जो सवाल है। मसलन आपने कल इंटरव्यू सदाकत अब्बासी साहब का, अब सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में आपने ये सवाल उनसे पूछा कि वो जो बातें कह रहे हैं वो दबाव के तहत कह रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल किसी दबाव के तहत बात नहीं कर रहे। अब उनका जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल उठाया जा सकता है कि उनको पहले कैप्चर किया गया था या जो कुछ भी था, लेकिन उनका जो कंटेंट है, जो उन्होंने बात की है, वो बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये कहते नजर आते हैं कि 9 मई की प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग के तहत जो है ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। ये 161 का टीवी के ऊपर बयान है, अगर देखा जाए ये 164 का टीवी पे बयान है। तो अब जो लोग इस चीज में मुलव्विस थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जो लोग मुलव्विस नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? और पीटीआई के जो तमाम कैंडिडेट हैं, क्या उनके खिलाफ एक ही जो नुस्खा है वो इस्तेमाल किया जाएगा? ये सबसे अहम सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 9 मई के अंदर मुलव्विस लोग थे उनको छोड़ दिया जाए या उनके लिए जो है वो कहा जाए कि इनको खुली छूट दे दी जाए, ऐसा नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन क्या वो लोग जो कि इन कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं थे उनको आपको टाइम नहीं देना चाहिए, फेयर प्ले नहीं उनके साथ होना चाहिए, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलना चाहिए? ये बुनियादी सवाल है। शामी साहब, आते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो चार्टर फ्लाइट भी तकरीबन अब फाइनल हो चुका है, वो आ रहे हैं वापस। अब देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि नून लीग की मकबूलियत में कमी आई, रिवाइवल जो है बड़ा काफी चैलेंजिंग होगा, और एक ऐसे टाइम पर जब शायद खाकान जैसे लोग अगर तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो भी एक पार्टी के लिए एक सेटबैक तो होगा, आर्जी सही लेकिन वो होगा। कितना चैलेंजिंग है ये मौजूदा सियासी जो एनवायरनमेंट है उस नवाज शरीफ के लिए जो 3-3.5 साल बाद आ रहे हैं वापस? देखिए, नवाज शरीफ साहब को कोई पीटीआई के वोटर्स जो हैं उनका दिल नहीं जीत रहा। उनको अपने जो वोटर्स हैं, जो मुस्लिम लीग का अपना हल्का है, जो मुस्लिम लीग की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मुस्लिम लीग के अपने लोगों में तब्दीली है, उसको दूर करना है। उन्हें अपने हल्के को मुतहर्रिक करना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जगाना है। तो मेरा ख्याल इसमें वो एक काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। यानी जो लोगों की शिकायत हैं, जो लोगों की तकलीफें हैं, जो लोगों की मुश्किलात हैं, वो तो जाहिर है कि हैं। और जो कुछ महंगाई की सूरत हाल है और जो मुस्लिम लीग नून की 16 माह की हुकूमत है, उससे जो शिकवे हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं ये उनको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो अब मामलात को बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे। और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक वसी तर इत्तेफाक तो उनकी लीडरशिप पर तो मौजूद है। साहिब खाकान अब्बासी साहब भी ये बात कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप पर कोई दो राय नहीं है, उनसे कोई इख्तलाफ उनका भी नहीं है। हाँ, किसी और को वो अपना लीडर तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन ये इस वक्त जो सूरत है वो तो नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करना है। ये चैलेंज दरपेश होगा उनको। बाकी तो जब पीटीआई के वोटर्स अपनी जगह मौजूद हैं और पीटीआई की अपनी सफों में जो खलबली मची हुई है उसको सामना करना है। उसके बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े कैंडिडेट उसको छोड़ चुके हैं। 2 जमातें तो उसमें से निकल चुकी हैं और कुछ मजीद जो है लोग
वो अब बयान देते चले जा रहे हैं, इंटरव्यू देते चले जा रहे हैं। आप भी माशाल्लाह कामरान शाहिद साहब का हमने इंटरव्यू कर लिया, आपने भी इंटरव्यू कर लिया, तो अब आप पे जो इंटरव्यूज हैं वो भी एक कहानी बयान कर रहे हैं ना। ये सारी सूरत हाल जो है, पीटीआई को अपनी सफों को दुरुस्त रखना है, उसे मुनज़्ज़म करना है, उसको बचाना है यलगार से, और मुस्लिम लीग नून को अपने वोटर्स को मुतहर्रिक करना है। तो ज्यादातर जो लड़ाई है उनकी या जो चैलेंज है वो दाखिली है, वो खारजी नहीं है। ठीक, आसमा शिराजी साहब, जरदारी साहब सुना है, उन्होंने भी खबरें ऐसे आई कि जी मुलाकातें ऐसी कर रही हैं कि वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड की जो उनकी बड़ी शिकायत थी वो उन्होंने उधर रख दी है। पीपल्स पार्टी जो है वो रिवाइवल की कोशिश कर रही है पंजाब में, ये होता आपको नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी की जो मुश्किलात हैं, जो वो शिकायत हैं, वो इलेक्शन से पहले आपको दूर होती नजर आ रही हैं? देखिए, ये तो हर सियासी जमात का हक होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी रहेगी और पंजाब के अंदर पीएमएलएन रहेगी, सिंध के अंदर पीएमएलएन नहीं जा सकेगी और फिर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं आ सकेगी। पीपल्स पार्टी के लोग ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जब भी वो पंजाब में सियासत को बहाल करने, अपनी पार्टी के लिए एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं, उनके लोगों के खिलाफ पर्चे होते हैं। ये बात पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने बताई है कि इस दफा भी, इस वक्त भी उनकी जो पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं वो ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर हमेशा रही है, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, बाकी जगहों पर भी है। उन्होंने अपनी एफर्ट्स नहीं की, ये उनका एक ड्रॉबैक है, उनकी पॉलिटिक्स का ड्रॉबैक है। लेकिन अगर कहीं किसी जगह के ऊपर जो है वो ये सोच के कि सिर्फ और सिर्फ चंद पार्टियों को, मसलन आईपीपी या इस्तेहकाम पार्टी के जो वजूद में आना है, कहा जाता है कि वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बीच में एक बड़ी वजह बनी कि उनके बीच में तनाज़े या जो एक मुखालफत की या एक तरह से उनके खिलाफ बीच में जो एक तनाज़ा बन चुका है, बना रहा है, उसके ऊपर जरदारी साहब जो है वो अब लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि वो मुलाकातें करेंगे। हो सकता है पीएमएलएन की जो लीडरशिप है उनके साथ कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से हो, और इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं इस मामले के ऊपर बात करें। और जाहिर है कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे और एक्टिव होंगे पॉलिटिक्स के अंदर, तो जरदारी साहब ऑलरेडी लाहौर के अंदर हैं, तो ये नहीं हो सकता कि सियासी लीडर्स जो हैं, बेशक मुखालफत हो, मुकासमत हो, नजरियाती मुखालफत हो, लेकिन कम अज कम उनका एक इस लेवल के ऊपर बात जरूर होती है कि आगे क्या करना है। मसलन कल डार साहब ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि अगर उनको क्लियर मेजॉरिटी ना मिली तो पीपल्स पार्टी और वो मिलके गवर्नमेंट बना सकते हो। ना सिर्फ ये, बल्कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे। मसलन सच्चाई कमीशन की बात उन्होंने की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की कि इसके ऊपर हमने काम करना है, और सच्चाई कमीशन के अंदर जो पाकिस्तान की सियासत में खास करके 2014 के बाद से हुआ है या 2011 के बाद से हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे जहन में ये बात है कि हमने इसके ऊपर जो है वो एक कमीशन हम तश्कील दे सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से दोनों जमातों को कहीं ना कहीं आके इस बात के ऊपर इस कॉम्प्रोमाइज से निकलना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं, पंजाब में नहीं आएगी और वो सिंध में नहीं जाएंगे। आजाद सियासत का मतलब यही होता है कि आप मैरिज ऑफ कन्वीनियंस से ज्यादा आप अपनी आइडियोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल करें। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुकूमत साजी में होती है, आपके नजरिए के उसमें अपने आपकी इंतखाबी मुहिम के अंदर नहीं होती। तो देखना यही है कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद जो है वो क्या रुख सियासत इख्तियार करती है पाकिस्तान के अंदर। आसमा शिराजी साहिबा, मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाज़ीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख का ऐलान तो हो चुका था, लेकिन नवाज शरीफ की आमद के मौके पर मीनारे पाकिस्तान के जलसे पर जो है वो तवज्जो मजीद उन्होंने अब मरकूज भी कर दी है। उनकी वापसी की तारीख करीब आने पर पार्टी ने अपना बयानिया भी वाजे करना शुरू कर दिया, जिससे ये अंदाज़ा लगाना कतन मुश्किल नहीं कि नवाज शरीफ अपने मज़ामती बयानिए से पीछे हट गए हैं। लेकिन क्या इस बयानिए से लाताल्लुकी सिर्फ आम इंतखाबात तक ही है या मामलात सीधा होने पर हिकमत अमली में रद्दोबदल भी हो सकता है? ये अपनी जगह एक सवाल है। पार्टी के सीनियर रहनुमा इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि नून लीग इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती, उनकी नज़र में मईशत की बहाली ही सबसे बेहतरीन इंतकाम होगा।
दूसरी जानिब मौलाना साहब समझते हैं कि जनवरी में बर्फबारी से इंतखाबात मुतासर हो सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के बकौल मौसम और दीगर मसाइल की वजह से हालात यकीनी तौर पर मुश्किल तो हैं, लेकिन इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। कुछ सियासतदान कहते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है हमारे इलाके में, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, कुछ खामोश है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। यकीनन मुश्किल हालात हैं, अनसर्टेनिटी है, पार्लियामेंट नहीं है, आधी है, और पार्लियामेंट सेनेट जो है वो जाने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी है। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अतर तारड़ हमारे साथ मौजूद है। तारड़ साहब, क्या ये फाइनल हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब दुबई से कब रवाना होंगे और किस फ्लाइट में पहुंचेंगे लाहौर? बहुत शुक्रिया साहब। देखिए बात यह है कि 21 तारीख की सपहर उनका जो पाकिस्तान में अराइवल है वो कंफर्म हो चुका है, और वो इंशाल्लाह बिल्कुल का भी हम टाइम दे चुके हैं लोगों को, तो इसमें कोई अभाम नहीं है। और बहुत जल्द जो है वो फ्लाइट डिटेल्स जो हैं उनके सामने आ जाएंगी और पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट टाइम उनका दुबई से टेक ऑफ का क्या है, पाकिस्तान किस वक्त लैंड करेंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उसको फ्लेक्सिबल रखा जाए, और उन्होंने ऑब्वियसली जलसा गाह में भी पहुंचना है मीनार पाकिस्तान, और टाइमली पहुंचना है। तो उस हवाले से तमाम कोऑर्डिनेशन जो है उस वक्त जारी है और इस पर काम किया जा रहा है। अच्छा, कुछ खबरें ऐसी चली कि नून लीग ने छोटे बड़े इज्तिमात वगैरह लाहौर में मनसूख करनी है, उसकी क्या वजह है? क्या अवाम जो है वो उसका रिस्पांस ठीक नहीं मिल रहा था या और कोई वजह थी इसकी? खुदा खास्ता मेरा नहीं ख्याल कोई मर्ग हुई है अभी तक, अल्लाह माफ करे। तो ये पता नहीं कौन अफवाहें फैला रहा है कि हमने अपने प्रोग्राम और इज्तिमा जो है वो मुलतवी कर दी है। मैं तो आज भी गुजर खान से एक प्रोग्राम करके आया हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जा रही हैं, उनका 11 तारीख को भी जलसा है। तो ये पीटीआई की जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो ये अफवाहें फैला रही है कि जी इज्तिमात को मुलतवी कर दिया गया है, और मेरी तो समझ से बाहर है। दिन में कुछ नहीं तो 50-60 जलसे हो रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पे, और इवन पूरे आप डिस्ट्रिक्ट देख लें, पूरे डिवीजन देख लें। तो मेरी क्योंकि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन की ड्यूटी है, तो मैं तो मरी से लेके गुजर खान से लेके टैक्सिला से लेके वाह तक, मैं आज भी गुजर खान में जलसा करके आया हूं। तो अभी इसमें इस वक्त बिलाल कियानी साहब का जेलम में जलसा जारी है। तो ये मुझे समझ नहीं आता, पहले अफवाहें फैलाई जाती मियां साहब नहीं आ रहे, अब कह रहे जी इज्तिमात मुलतवी कर दी है। मुझे आज बहुत सारे रिपोर्टर्स की भी कॉल आई। तो बस अब अपना लीडर जेल में काम करने को है नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है यही अफवाहें जो है वो फैलाना इनका काम है। तो ऐसा ना कोई फैसला हुआ है ना कोई ऐसी बात। तार साहब, क्या ये फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में 19 या 20 को अप्लाई की जाएगी, और जब हिफाजती जमानत मिलेगी तब वो लैंड करेंगे लाहौर में, और जलसे के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर देंगे? ये फैसला हो चुका है? देखिए, कानूनी मशावरत जो हुई है और कानूनी टीम की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये बात तय पाई है कि हिफाजती जमानत बिल्कुल ली जाएगी। किस तारीख को ली जाएगी ये अभी तय नहीं हुआ, मगर ऑब्वियसली उनके अराइवल के हवाले से हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी किस्म की कानूनी तौर पे दिक्कत ना हो, किसी किस्म का कोई कानूनी तौर पे कोई इम्पेडिमेंट ना हो, जिसके लिए हिफाजती जमानत को जरूरी समझा गया है, और वक्त आने पर उसको अप्लाई भी किया जाएगा। और बहुत सारी नज़ीरें भी मौजूद हैं, लीगल प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी 2 अपीलें पेंडिंग हैं, अल अजीजिया की, एवनफील्ड की। एवनफील्ड में जब मरियम बीबी को बाइज्जत बरी किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि क्योंकि मरकजी मुलजम पर इल्जाम साबित नहीं होता, तो इसलिए मरियम बीबी के उस जुर्म में मुआवनत और एयानत का भी सवाल पैदा नहीं होता। तो बहुत सारे राइप ग्राउंड्स हैं जो अपीलें उनकी रिवाइव होनी है दोनों केसेस के अंदर। तो वो फिर इंशाल्लाह वक्त आने पे उसकी भी एप्लीकेशन दी जाएंगी, मगर फिलहाल हिफाजती जमानत के लिए जो है वो तैयारी जो है वो की जा रही है। खाकान साहब की जब नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो खबरें ऐसे आई कि मियां साहब ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल को भी राजी करवा लें, गपशप लगा लें, शायद खाकान को भी एक दफा फिर ऑन बोर्ड ले लें। क्या ऐसे कोई बातचीत, ऐसा कुछ हुआ है पार्टी में, ये फैसला कुछ हुआ है? नहीं, मेरी आज भी शायद खाकान अब्बासी साहब से बात हुई। मैं उनके हल्के में गया हुआ था कल, मरी उनसे पूछ के गया था, उनसे रहनुमाई लेकर गया था। तो शायद अब्बासी साहब ने अभी कोई पार्टी छोड़ने का तो फैसला नहीं किया, नई पार्टी बनाने का भी फैसला नहीं किया। जो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हर जगह होते हैं, तो वो जमात के साथ हैं और जमात के साथ ही रहेंगे। मैं नहीं समझता कि वो इस उम्र में आके इतना टाइम गुजारने के बाद
वो मियां नवाज शरीफ का साथ छोड़ें। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, अब 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मुसद्दिक मलिक साहब को शायद खाकान साहब के कहने पर दी गई। वो एक हाई पावर्ड कमेटी को भी चेयर करते रहे, गैस के मामलात के हवाले से और एनर्जी सेक्टर के मामलात के हवाले से, पावर सेक्टर के मामलात के हवाले से। तो उन्होंने बड़ा पेट्रोलियम सेक्टर को उन्होंने खुद देखा, तो उनके जरूर तहफ़्फ़ुज़ात उस दौर में होंगे, मगर उनको मुशावरत के दायरा कार में हमेशा शामिल रखा गया है। तो मैं नहीं समझता कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, बल्कि वो अब आ गए हैं। तो ये मियां साहब के वेलकम के हवाले से मैंने उनके हल्के में मूवमेंट शुरू की, तो उनका पूरा ताउन हमें हासिल है। अच्छा, जो शाहिद साहब की कल की स्टेटमेंट आई कि वो नवाज शरीफ के अलावा किसी और यानी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को अपना लीडर नहीं मानते, अब वे फॉरवर्ड शायद शहबाज शरीफ पार्टी को लेके आगे एक दिन लेके चलेंगे या मरियम साहबा होंगी, इसका मतलब है कि शाहिद साहब का मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनसे पूछा गया कि आपके लीडर कौन हैं। अब सवाल भी कई दफा हम ट्विस्ट कर देते हैं ना, तो कहा गया कि जी लीडर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, मरियम बीबी जो हैं वो पार्टी के अंदर एक अपना मकाम रखती हैं। तो उन्होंने कहा मेरा लीडर नवाज शरीफ है। आप जिससे भी पूछेंगे वो यही कहेगा मेरा लीडर नवाज शरीफ है। तो देखिए, नवाज शरीफ साहब ने पार्टी को लीड करना है, हमारी तरफ से वजारत उज़्मा के भी वही उम्मीदवार हैं, तो इसमें कोई अभाम नहीं है। और उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं और शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, मरियम बीबी का एक अपना रोल है पार्टी के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि कोई वो ये कहना चाह रहे थे कि जी मैं किसी और को नहीं मानता और मैं किसी और के साथ चलने को तैयार नहीं हूं। जो सवाल किया गया उन्होंने जवाब दिया, और जवाब यही बनता था जो दिया। अच्छा, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और इंतखाबात होते उन्हें नजर भी नहीं आ रहा। क्या वजह है आपके ख्याल में? जब हम उनसे पूछते हैं वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून की वजह से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी बड़ी एक मंजी हुई जमात है, बड़ा तजर्बा है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने बड़ा एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की है। पीटीआई के मैदान से आउट होने के बाद उनको अपना सियासी मुकाबला मुस्लिम लीग नून से नजर आ रहा है, और वो आने वाले इंतखाबात के लिए ग्राउंड ले कर रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ उम्मीदवार फील्ड करेंगे या हमारे खिलाफ जलसे जुलूसों में बात करेंगे तो उसका कोई उनके पास जवाब होना चाहिए। ये बिला वजह जवाब पैदा किया जा रहा है, वरना तमाम मुशावरती इजलासों में वो शरीक थे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हवाले से उनको बिल्कुल ऑन बोर्ड रखा गया। तो मैं नहीं समझता कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का उनको कोई मामला है। बिल्कुल वो एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं और वो जान के कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको पता है कि इंतखाबात में उनको एक बयानिया की जरूरत होगी। तो वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड का राग अलाप रहे हैं, और उनका अनजस्टिफाइड ये एक नारा है। उनको बिल्कुल मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। ये एक बहानेबाजी की जा रही है जिसकी गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट में बराबर के शरीक थे। वो अब ये चाहते हैं कि लोगों को बताएं कि जी ये मेजर स्टेक होल्डर थे, हम तो वैसे ही साथ लगे हुए थे। ये मुमकिन नहीं है कि आप अपना मलबा उठा के हमारे पे फेंक देंगे। हम साथ थे, हमने साथ हुकूमत की और फेस भी साथ ही करना होगा। चल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।